लगातार जारी है। तमाम नेता अपने अपने प्रचार कर रहे हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं हरियाणा के कैथल लोकसभा में और मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत। मुझे पता है आप बहुत कैंपेन कर रहे हैं, बिजी, लेकिन आपने टाइम निकाला उसके लिए धन्यवाद। 3 फेज के चुनाव हो चुके हैं, 3 फेज की वोटिंग हो चुकी है। क्या माहौल देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए? और आप हरियाणा में लगातार प्रचार कर रहे हैं, इस बार हरियाणा में खाता खुल पाएगा कांग्रेस पार्टी का? प्रधानमंत्री मोदी जी की बौखलाहट, अमित शाह जी की छटपटाहट और जिस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी इस चुनाव में हो रही है, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतागण करारी शिकस्त का सामना कर रहे हैं। तीनों फेज में, जहां एक समय में बीजेपी जीती थी, अब बीजेपी के लिए मिनिमम सीट्स लेना भी मुश्किल हो गया है। आप मुझे बताइए, कभी बोलते हैं प्रधानमंत्री जी के कांग्रेस आपकी 2 में से 1 भैंस ले जाएगी, कभी हमारी बहनों को, बेटियों को बोलते हैं आपका मंगलसूत्र ले जाएगी। क्या ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा को शोभा देता है? वो इतने बड़े पद पर आसीन हैं, 2 बार लोगों ने उन्हें मैंडेट दिया, पर आज वो सिवाय हिंदू मुसलमान, गाली गलौज की भाषा, अनर्गल बातें, उसके सिवाय प्रधानमंत्री के पास 10 साल के बाद कुछ बचा नहीं। तो उनका ये गुस्सा, थोड़ी सी खीज, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ी सी खिसियाहट, ये दर्शाती है कि भाजपा चुनाव हार चुकी है। क्योंकि लोग जवाब मांगते हैं महंगाई पर, लोग जवाब मांगते हैं बेरोजगारी पर, लोग जवाब मांगते हैं आर्थिक असमानता पर, लोग जवाब मांगते हैं कि क्या कारण है कि किसान और गरीब का ऋण माफ़ नहीं होता, बल्कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ माफ़ हो जाता है। इनमें से किसी बात का जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं है। लगातार अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें तो आप लोगों ने अपनी 5 न्याय 25 गारंटी दी है। प्रधानमंत्री जहां जाते हैं उस मंच पे खड़े होकर ये बोलते हैं कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो दिख रहा है, मुस्लिम लीग की छाप जो है वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। आखिरकार वो मुस्लिम लीग का बार बार जिक्र क्यों हो रहा है? और जिस मंगलसूत्र की आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि अगर सत्ता में कांग्रेस आएगी तो आप तो देश की तमाम लोगों की संपत्तियों को छीन लेंगे। 2 बातें आपने कही। अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री चाहे बरगलाएं, पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो की, न्याय की गारंटियों की बात तो कर रहे हैं। असली में मुस्लिम लीग का हवा मोदी जी के सर चढ़कर इसलिए बोल रहा है कि कांग्रेस के खिलाफ मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलकर, याद करिए, आज़ादी से पहले अंग्रेज के पिट्ठू के तौर पर बंगाल में सरकार बनाई थी। साउथ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग और आरएसएस और उसके संगठन हिंदू महासभा ने सरकार बनाई थी। मुस्लिम लीग के असली मित्र जो हैं पाकिस्तान के, वो नरेंद्र मोदी जी के जो पैतृक संगठन हैं वो हैं, पर देश के मुद्दों की बात वो नहीं करेंगे। कांग्रेस का जो न्याय पत्र है वो ये कह रहा है कि देश की संपत्ति, लोगों की संपत्ति नहीं, सरकार का बजट, वो गरीब से गरीब आदमी, नौजवान, किसान, युवा, महिला, उनका उस पर अधिकार होना चाहिए। मेरी सरकार है, मैं अपने वोट से बनाता हूँ, मैं किसान हूँ, मैं नौजवान हूँ, मैं महिला हूँ कोई देश का। अगर उनकी उसमें हिस्सेदारी नहीं होगी तो फिर सरकार क्यों बनाते हैं हम? इसलिए कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, हमारी जो गारंटी है, अगर हम कहते हैं कि गरीब महिलाओं को 8,000 रुपया महीना, 1 लाख रुपया साल देंगे, तो मोदी जी को इससे तकलीफ है। अगर हम कहते हैं कि युवाओं को पहली नौकरी पक्की, 1 लाख रुपया 1 साल तक अप्रेंटिसशिप का देंगे, तो मोदी जी को इससे तकलीफ है। अगर हम कहते हैं कि किसानों का ऋण माफ़ होगा, एमएसपी गारंटी का कानून होगा, तो उन्हें इससे तकलीफ है। अगर हम कहते हैं कि एमजी नरेगा का वेजेस 400 रुपया हो जाएगा 180 रुपया से बढ़कर, तो गरीब मजदूर को वो पैसा जाएगा, उन्हें इस बात की तकलीफ क्यों है? पाकिस्तान की जिक्र किया आपने अपनी बातों में। मणिशंकर अय्यर आपकी पार्टी के नेता हैं, आप लोग बार बार कहते हैं कि बीजेपी और प्रधानमंत्री के पास कांग्रेस के अलावा कुछ बोलने के लिए नहीं है, लेकिन आप ही के पार्टी के कई नेता, सैम पित्रोदा के बयान की बात करें, मणिशंकर अय्यर ने आज बयान दिया है कि पाकिस्तान के पास जिस तरह की सुविधाएं हैं, भारत को तो पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। आप ही के नेता बार बार ऐसे बयान देते हैं और बीजेपी को थाली में परोसे हुए मुद्दे सौंप देते हैं, क्यों आखिरकार ऐसा? देखिए, इस देश का मुद्दा क्या है? इस देश का मुद्दा देश के लोगों के लिए न्याय है,
देश की बेफैली बेरोजगारी है। आप यहाँ चारों तरफ नौजवानों से पूछिए, लोग अपनी ज़मीन बेचकर विदेश डोंकी के लिए जाने को मजबूर हैं। आप चारों तरफ हरियाणा के गांव से आए होंगे तो वहाँ बोर्ड लगे मिलेंगे, कनाडा जाओ, अमेरिका जाओ, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया जाओ। क्यों? अपना घर छोड़कर बच्चे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। सैम पिट्रोडा कांग्रेस के सदस्य ही नहीं है, उनसे उनका इस्तीफा हो चुका है। अब वो क्या बयान देते हैं, हम क्यों उस पर चक्कर में पड़े। पर मैं आपको ये कहता हूँ, मणिशंकर अय्यर किसी जुम्मेवार पद पर नहीं है। पर मैं आपको एक और बात कहता हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, संविधान तोड़ने की बात करते हैं, तो मोदी जी जवाब क्यों नहीं देते? हेगड़े जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी के नेता हैं, कर्नाटक में उन्होंने कहा संविधान तोड़ देंगे। ज्योति मिर्धा राजस्थान में जो बीजेपी की सांसद की उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा 400 सीट आएंगी, हम संविधान खत्म कर देंगे। अरुण गोविल जी और लल्लू सिंह जी जो मोदी जी और योगी जी के दोनों चहेते हैं और बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा हम संविधान तोड़ देंगे। जो एक और बाबा प्रमोद हैं, वो तो जिहाद एक चला रहे हैं कि जातिगत आरक्षण ही खत्म कर देंगे। तो जब उनके लोग संविधान तोड़ते हैं तो सवाल क्यों नहीं पूछा जाता? किसी एक व्यक्ति ने कोई छोटी मोटी बात कह दी, उसके कोई मायने नहीं है। कांग्रेस की नीति, कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, जो खड़गे जी और राहुल गांधी जी कहते हैं वो है। राहुल गांधी जी कुछ दिन पहले बार बार अडानी अंबानी पे सवाल कर रहे थे, लेकिन एकदम से माहौल बदला और संविधान पे सुई आके रुक गई है। प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ दिन पहले कहा कि अब तो अडानी और अंबानी पे सवाल नहीं हो रहे, बातचीत नहीं हो रही। क्या ट्रक भर के पैसा कांग्रेस पार्टी के पास आ गया है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है आज इस देश में? मुद्दा देश के संविधान को बचाना है। वो व्यक्तियों से बड़ा है, पार्टियों से भी बड़ा है। वो संविधान जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने और करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने बचाया, बनाया, गढ़ा, आज उस पर बीजेपी हमला कर रही है। और जहाँ तक अडानी अंबानी का सवाल है, शुक्र है मोदी जी के मुंह से ये शब्द तो निकला। अगर अडानी और अंबानी 2 नंबर का काला धंधा कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, अब तो मोदी जी कह रहे हैं, तो उन पर ईडी की रेड क्यों नहीं हो रही? उन पर इनकम टैक्स की रेड क्यों नहीं हो रही? सीबीआई आपके पास है, ईडी आपके पास है, इनकम टैक्स आपके पास है। कल ही अडानी जी पर रेड करिए, वो सारे काला धंधा पता चल जाएगा। प्रधानमंत्री अपने मित्र के बारे में जो कह रहे हैं, तो रेड करो ना उन्हें, रेड क्यों नहीं करते? एक और सवाल लूँगी, क्योंकि आप कर्नाटक के प्रभारी हैं, लंबे समय तक आपने वहाँ पे राज्यसभा जो है जब चुनाव हुआ था आपने विधानसभा का वो संभाला, अब आप वहाँ पे लोकसभा चुनाव लड़। फोकस बीजेपी का इस बार जो है साउथ पे ज़्यादा है। लगातार प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे हैं और इस बार कह रहे हैं कि नॉर्थ तो हमारे पास है, साउथ में भी अब परिवर्तन होगा और बीजेपी के वहाँ पे खाते खुलेंगे। कर्नाटक में क्या माहौल देख रहे हैं और कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में आने वाली हैं इस बार? उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। हमारी कर्नाटक में हमारे पास 28 में 1 पार्लियामेंट सीट थी, इस बार 20+ कांग्रेस को मिल रही हैं। कर्नाटक के लोगों के आशीर्वाद से, खास तौर से महिलाओं, किसानों और नौजवानों के आशीर्वाद से। कर्नाटक अकेला ऐसा प्रांत है हिंदुस्तान में, अब कर्नाटक मॉडल देश में जाना जाता है। आपको याद है, वहाँ हमने गृह लक्ष्मी स्कीम लागू की थी। 1,25,00,000 महिलाओं को हर महीने पिछले 12 महीने से हम उनके खाते में 2,000 रुपया डालते हैं। महिलाएं एक यकायक, गरीब से गरीब महिला, दलित से दलित महिला, बैकवर्ड से बैकवर्ड, जर्नल कास्ट, वो ब्राह्मण हो, लिंगायत हो, वोकालिगा हो, सबके खाते में पैसा जा रहा है, तो उनको ताकत मिली। हमने फ्री बस ट्रेवल कर दिया पूरे कर्नाटक में, 200 करोड़ फ्री बस ट्रिप्स हो गई 12 महीने में। 35 लाख महिलाएं हर रोज बस में फ्री सफ़र करती हैं, ये हमने करके दिखाया। 4,49,00,000 लोगों को, हरियाणा की आबादी 2.5 करोड़ है, मैं 4,49,00,000 लोगों को हर महीने 10 किलो चावल का पैसा दे रहा हूं और चावल दे रहा हूं। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां नौजवानों को हर महीने बीए पास करने के 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपया, डिप्लोमा पास करने के 2 साल तक हर महीने 1,500 रुपया दे रही है। तो ये वो स्कीम्स हैं जिनसे लोग सरकार के मालिक बन गए।
ये है कर्नाटक का मॉडल और इसलिए हमें 20+ सीट मिलेंगी वहाँ। ये आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं 20 सीटों का, क्योंकि आपने अपने मैनिफेस्टो की बात करी। आपने कहा कि जो विधानसभा में आपने स्कीम लेके आए थे वो आपने धरातल पे लागू करी है। एक और आपका मैनिफेस्टो है जिसमें 5 न्याय 25 गारंटी, जो कांग्रेस पार्टी की गारंटी बताई जा रही है, लेकिन वहीं बीजेपी और प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने 10 साल में जो वादे किए वो पूरे किए और उनके पास तो मोदी की गारंटी है। कितना चैलेंजिंग है कांग्रेस की गारंटी वर्सेस मोदी की गारंटी के बीच? देखिए, मोदी जी ने वादा किया था 15-15 लाख सबके खाते में डालेंगे। मैं आपके दर्शकों को पूछता हूं, क्या वो गारंटी नकली थी या असली थी? वो बताएंगे। मोदी जी ने वादा किया था 80 लाख करोड़ काला धन स्विस बैंकों से लाएंगे और सबके खाते में जमा कराएंगे। आपके दर्शकों से पूछता हूं, क्या ये गारंटी नकली है या असली है? मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, तो 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देनी थी, 15 करोड़ खत्म हो गई, पिछली मिली नहीं। क्या ये गारंटी नकली थी या असली थी? किसान से वादा किया था कि हर किसान की आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी। ये गारंटी असली निकली या नकली निकली? सब गरीबों को ये कहा था हर हिंदुस्तानी के पास 2022 में एक पक्का मकान होगा जो भारत सरकार देगी। क्या एक आदमी को भी मिला 140 करोड़ में? ये सारी गारंटियां नकली हैं, उनकी एक्सपायर्ड गारंटी है। गारंटी शब्द भी कर्नाटक से चोरी करके लाए हैं, जो हमने बनाया था वो शब्द भी हमारा बनाया हुआ है, उनका शब्द भी असली नहीं है, वो भी नकली हमारा चोरी करके लाए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो कहा हमने वो करके दिखाया है। पिछली बार अगर हमने कहा ऋण माफ़ी करेंगे तो 72,000 करोड़ की ऋण माफ़ी की थी। अगर हमने कहा मनरेगा लेकर आएंगे तो मनरेगा लेकर आए थे, 60,000 करोड़ सालाना देते थे। अगर हमने कहा था भोजन का अधिकार होगा तो भोजन का अधिकार दिया था 90 करोड़ लोगों को, जिस पर आज मोदी जी वाहवाही लूट रहे हैं। अगर हमने कहा था काम का अधिकार होगा तो मनरेगा और दूसरे माध्यम से दिया था। शिक्षा का अधिकार कांग्रेस ने दिया था, जल जंगल जमीन का अधिकार आदिवासियों को दिया था। ये है कांग्रेस का काम। आप कांग्रेस के काम की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं कि 10 साल में उन्होंने देश की छवि बदल दी। 70 साल में जो कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ वो 10 साल में बीजेपी सरकार में हुआ। वो अपनी तमाम उपलब्धियों को गिनवाते हैं, जिसमें से राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है। वो बार बार राम मंदिर का जिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि कांग्रेस राम मंदिर के खिलाफ है, सनातन धर्म के खिलाफ है। आप लोगों को बुलाया गया, आमंत्रित किया गया, आप लोग नहीं गए। मोदी का विरोध करते करते आप लोग सनातन का विरोधी बन गए हैं। ये बचकाना बातें हैं। आप मुझे बताइए, भगवान राम तो प्रेम है, सत्य हैं, आराधना है, सच्चाई हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये भी भगवान राम के अवतार हैं, विष्णु जी के अवतार है। भगवान श्री राम भी विष्णु जी के अवतार थे और आप भी विष्णु जी के अवतार हैं। रूप अलग अलग धारण होते हैं। तो भगवान राम जो सत्य हैं, और भगवान राम तो शबरी के झूठे बेर हैं। भगवान राम तो गरीब की झोपड़ी में टिमटिमाता हुआ दिया है। भगवान राम तो प्रेम है। भगवान राम बंटवारा हो ही नहीं सकते। भगवान राम तो वचन के लिए 14 साल के लिए जंगल चले जाना है। भगवान राम बंटवारे की वस्तु कैसे हो सकते हैं? भगवान राम तो वचन की मर्यादा हैं, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। और भगवान श्री राम का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, नरेंद्र मोदी की रहनुमाई से नहीं बना। ये गलतफहमी के शिकार ना हो। भगवान श्री राम का मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया और आदेश किया कि भगवान श्री राम का मंदिर वहाँ बने। कांग्रेस ने, आप उस समय पत्रकार थी, मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता था, हमने स्वागत किया था भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का। और उस मंदिर निर्माण का पैसा ना मोदी जी ने दिया, ना रणदीप ने दिया, ना कांग्रेस ने ना दिया, ना भाजपा ने दिया। लोगों ने 5-5 रुपया, 10-10 रुपया, 50-50 रुपया अपनी गाड़ी कमाई से हजारों करोड़ रुपया भगवान राम के मंदिर निर्माण का दिया है। क्या भगवान राम बीजेपी या कांग्रेस की बपोती हो सकते हैं? भगवान राम युग युगांतर से थे, जब ना कांग्रेस थी ना भाजपा थी, और जब हम सब नहीं होंगे तब भी भगवान राम होंगे। भगवान राम के लिए भगवान राम का इस्तेमाल दलगत राजनीति के लिए मत करिए। लेकिन ठीक है, आपने कहा कि भगवान राम का इस्तेमाल वो लोग राजनीति के लिए कर रहे हैं, वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। मंदिर बन गया, मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम चल रहा है, शिलान्यास हो चुका है। अभी तक राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी में कोई भी नेता जो है क्यों नहीं गया दर्शन करने के लिए? आपने उस पर्टिकुलर
दिन का विरोध किया, लेकिन आपने मंदिर का विरोध तो नहीं किया। लेकिन अभी तक क्यों नहीं गए राहुल गांधी वहाँ पे? अनेकों नेता, दर्जनों कांग्रेस के हजारों नेता समेत हमारे मुख्य प्रवक्ता के पहले दिन ही मंदिर गए। पर मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, मैं थोड़ा कर्मकांडी आदमी हूँ और हम यहाँ ब्राह्मण चौपाल के अंदर बैठे हैं और आज भगवान परशुराम जी की जयंती भी है। आप किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछिए, मैं तो अनाड़ी हूँ, मुझसे मत पूछिए, क्या अधूरे मंदिर का कोई प्राण प्रतिष्ठा करता है? तो आपको विद्वान से विद्वान, इसीलिए हमारे शंकराचार्य जो हैं हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु, उन्हें ही माना गया। कोई शंकराचार्य जी आए क्योंकि उन्होंने कहा भैया कभी भी प्राण प्रतिष्ठा अधूरे मंदिर की नहीं होती, प्राण प्रतिष्ठा हमेशा संपूर्ण मंदिर की होती है। आप यहीं पूछ लीजिएगा, यहाँ एक से एक विद्वान ब्राह्मण आपको मिलेंगे। सच्चाई ये है कि वोट की राजनीति, वोट की रोटियां सेकनी थी, इसलिए उन्होंने आनन फानन में अधूरे मंदिर का भी श्री गणेश कर दिया। कोई बात नहीं, भगवान राम तो जरूरी नहीं, भगवान राम मंदिर में तो हैं ही, पर आप यहाँ जाइए, सबसे जो गरीब है उसकी झोपड़ी में भी भगवान राम की मूर्ति मिलेगी आपको, और वहाँ वो जीवंत वास करते मिलेंगे। तो इसलिए मंदिर के नाम पर राजनीति करना घोर पाप है, और गरीब पर अन्याय करके, किसान पर अन्याय करके, बेरोजगार की रोटी छीनकर भगवान राम का नाम जो लेता है वो महापापी है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं महापापी होने का। लेकिन इस बात का एक और जिक्र करूंगी, आपकी पार्टी में कई ऐसे नेता थे जो कि पहले आपकी पार्टी में थे, अब नहीं है। मैं गौरव वल्लभ की बात कर रही हूँ, मैं राधिका खेड़ा की बात कर रही हूँ, प्रवक्ता रह चुके हैं आपकी पार्टी के। उनका एक बड़ा आरोप है कि वो लोग राम मंदिर गए, दर्शन किए, इसीलिए पार्टी ने उनका विरोध किया। राधिका खेड़ा ने अभी हाल में पार्टी छोड़ी है, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि वो राम मंदिर गई, उसके बाद पार्टी में उनके साथ गलत व्यवहार हुआ, गलत तरह के आरोप जो है उन्होंने राहुल गांधी पे लगाए, प्रियंका गांधी पे लगाए और कांग्रेस पार्टी पे लगाए। उनका साफ तौर पे कह रहा है कि वो लोग राम मंदिर गए, इसीलिए पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया। आदरणीय मित्र, हजारों कांग्रेस के लोग भगवान राम के मंदिर गए। सबसे पहले तो हमारी मुख्य प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेथी गई, पवन खेड़ा भी गए और साथी भी गए। ये बातें निराधार हैं, मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। अगर हमें गाली देकर, कांग्रेस को गाली देकर उन्हें अच्छा पद मिले तो मेरी उन सब के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उनके अच्छे भविष्य की। लेकिन आप लोग जब बात करते हैं कि आप लोग लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप कहते हैं कांग्रेस पार्टी का हर एक नेता लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, तो ऐसे दिन में कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो पार्टी छोड़ कर क्यों जा रहे हैं? ऐसा क्या इंटरनल प्रॉब्लम है कांग्रेस पार्टी के भीतर कि लोग टिक नहीं पा रहे हैं और पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं? यहाँ तो भाजपा के सांसदों ने कांग्रेस ज्वाइन की है। विजेंद्र सिंह चौधरी, वीरेंद्र सिंह वो कांग्रेस में आए, राहुल कस्वां जो भाजपा के सांसद थे वो कांग्रेस में आए, दर्जनों और कांग्रेस के नेता जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो कांग्रेस में आए हैं। लगभग आधा दर्जन एमपी, 1 दर्जन एक्स एमएलए और एमएलए वो कांग्रेस में आए कर्नाटक में। दुर्भाग्य से मीडिया उनकी गिनती नहीं करता, ना कभी बताएगा। केवल वो 1-2 लोग जो छोड़ के गए, हम उन्हीं की गीत, जो चला गया उसको शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य की। परंतु कांग्रेस सिद्धांतों पे लड़ेगी, व्यक्तियों से नहीं। हरियाणा में इस वक्त मौजूद है, एक आखिरी सवाल लूंगी हरियाणा को लेकर। हरियाणा में पिछली बार 0 का आंकड़ा आप लोगों की झोली में आया था। कांग्रेस पार्टी यहाँ पे कैसे चुनाव लड़ रही है और इस बार आपको हरियाणा में कितनी अपेक्षाएं हैं सीटों को लेकर? क्योंकि सरकार भी खतरे में है, अल्पमत की बात की जा रही है, लेकिन जेजेपी के कुछ विधायक जो हैं उनके संपर्क में हैं। आप लोग लगातार बोल रहे हैं कि अब सरकार को राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ पे सरकार का आंकड़ा नहीं है, उनके पास आधार नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव में किस तरह की भूमिका देखते हैं और क्या नंबर इस बार आपकी झोली में आने वाले हैं? आपके सवाल के 2 पहलू हैं। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले दिन से ही नाजायज सरकार थी, क्योंकि लोगों ने वोट देकर नहीं बनाई। 40 विधायक थे। जेजेपी ने लोगों से बीजेपी को कोस कर गाली दे देकर वोट ली थी, इसलिए वो वोट भाजपा के खिलाफ पड़ा था। तो वो वोट से भाजपा सरकार नहीं बना सकती थी। फिर भी सत्ता की लोलुपता और मलाई खाने के लिए दोनों ने सरकार बनाई, 5 साल तक इकट्ठे चला भी ली। आज उनकी सरकार अपने आप गिर गई है। आज कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, संवैधानिक जिम्मेवारी है गवर्नर की। जब 3 इंडिपेंडेंट विधायक ने लिखकर समर्थन वापस लिया तो 5 मिनट में ये सरकार डिसमिस कर देनी चाहिए।
गवर्नर साहब अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी निभाएं। अगर वो उसका निर्वहन नहीं करेंगे तो वो संविधान के साथ भी अन्याय कर रहे हैं और देश की संवैधानिक परिपाटी के साथ भी। ये नाजायज सरकार है, ये एक क्षण भी सत्ता में नहीं रह सकती। और जहां तक संसदीय सीटों का सवाल है, कांग्रेस 5 से 8 सीटें 10 में से जीतने वाली है, लोगों के आशीर्वाद से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बड़ा दावा अपने आप में रणदीप सुरजेवाला की ओर से किया गया है हरियाणा को लेकर कि 5 से ज़्यादा सीटें जो हैं हरियाणा में आएंगी। लेकिन देखना होगा जब वक्त आएगा, चुनाव होंगे, तो जनता किसको स्वीकार करती है और किसको ठुकराती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं कनिका, हरियाणा कैथल।